मूल निवासियों के विस्थापन के तारतम्य में कुछ एक रोचक जानकारी अब आपको यहाँ देना उचित होगा। और वो जानकारी ये है कि जिस क्षेत्र को हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, या हम कहें जिस क्षेत्र को हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण एक राष्ट्र के रूप में होना एक बड़ी रोचक घटनाक्रम है। और वही स्थिति कमोबेश कनाडा की भी है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण पर यदि हम नज़र डालें तो पाएंगे कि 1701 में क्यूबेक, कनाडा का वो क्षेत्र है, देखिए क्यूबेक के मूल निवासियों ने फ्रांसीसियों के साथ समझौता किया और वहाँ से कनाडा एक राष्ट्र के रूप में उभरना शुरू होता है। मूल निवासियों द्वारा फ्रांसीसियों के साथ 1701 में समझौता। दूसरा कदम 1763 में इसी क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय हो जाती है और फिर 1791 में कनाडा का एक संवैधानिक कानून पारित होता है। वहाँ से कनाडा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। रही बात संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 1781, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1781 में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। मैंने आपको बताया 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। और अमेरिका स्वतंत्र हुआ से अर्थ क्या है, किन से स्वतंत्र हुआ? ब्रिटिश लोगों से जो वहाँ बसे हुए थे और एक तरीके से उस क्षेत्र का उपनिवेश के रूप में उपयोग कर रहे थे, उनको वहाँ के मूल निवासियों ने या दूसरे खेमे ने उनको वहाँ से खदेड़ा और इस प्रकार 1776 में अमेरिका स्वतंत्र होता है। 1781 में अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन मान्यता देता है और 1783 में ब्रिटेन फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका को अमेरिका का मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र सौंपता है। ये देखिए, आपको नक्शे में दिखाया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों के नाम, और उसमें ये असंगठित क्षेत्र भी एक है। उसके बाद कुछ और अन्य क्षेत्र हैं। ये सब क्षेत्र ब्रिटिश लोगों ने फाइनली संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के एकीकरण की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका कई देशों से अपने इन क्षेत्रों को या उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे उपनिवेशों को खरीदता है। मैक्सिको से वो खरीदता है कुछ क्षेत्र, कुछ अन्य लोगों से खरीदता है, कुछ अन्य व्यापारियों से खरीदता है और फिर ऐसे खरीद करके वहाँ की जो सरकार है वो उन क्षेत्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाती है। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और तब जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका नाम के एक देश का निर्माण होता है। मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पूर्वी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहाँ आप देखेंगे बहुत सारे शहरों के नाम आ रहे हैं पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ ज़्यादा थे। ये क्षेत्र पश्चिमी यूरोप से निकट था, तो स्वाभाविक है ये कोस्टल बेल्ट में यूरोपियनों की तादाद ज़्यादा थी। इसका आधुनिकीकरण ज़्यादा हुआ था, इसका राजनीतिक प्रभाव भी ज़्यादा था इस क्षेत्र का, और ये मैदानी क्षेत्र था, हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र था, नदियाँ थीं, झील थी। तो ये क्षेत्र मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका था। जब यहाँ पे शासन स्थापित होता है तो यहाँ की सत्ता धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को खरीदती है, अपने में मिलाती है, शक्ति का उपयोग करती है, और ऐसा करते करते संयुक्त राज्य अमेरिका का एकीकरण होता है और वो वह रूप लेता है जो आज वर्तमान में हम देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार को थोड़ा और विस्तार से हम
इस नक्शे में देखें, 1783 का संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद ल्यूसिलिया नाम के क्षेत्र को 1803 में फ्रांस से लिया गया, उससे खरीदा गया। 1818 से लेकर 1842 ये 2 बार ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दिए गए क्षेत्र को मिलाया अमेरिका ने अपने में। 1819 में स्पेन से कुछ क्षेत्र खरीदा गया। फिर उसके बाद 1845 में अमेरिकी सरकार ने कुछ क्षेत्र हड़पे, जो नक्शे में आपको दिखाया जा रहा है कि हड़पे हुए क्षेत्र कौन से हैं। 1846 में ब्रिटेन से पुनः कुछ क्षेत्र लिए गए और उसके बाद 1843-44 में 48 में मैक्सिको से ली गई भूमि को अपने में मिलाया गया। अंत में 1857 में गेट्समैन से खरीदी हुई ज़मीन को अमेरिका में मिलाया गया। 1857 में देखिए, अमेरिका अपने लगभग अंतिम क्षेत्र को अपने में मिला रहा था एक और, वहीं ब्रिटेन 1857 के गदर में भारतीयों को कुचलता है, हमारी क्रांति असफल होती है और फिर ब्रिटेन भारत को एक पूर्ण रूपेण उपनिवेश के रूप में घोषित करता है और ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन की सत्ता भारत के ऊपर आ जाती है। कितना विरोधाभास है, एक और घटनाक्रम कुछ दूसरे तरीके से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के संबंध में घटनाक्रम कुछ दूसरा हो रहा है। मूल निवासियों के विस्थापन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में विशेष रूप से, उसमें हमने जिस बिंदु से अपनी बात शुरू की थी वहाँ से हम आ चुके हैं कि कैसे यूरोपियनों का अमेरिका से संपर्क होता है और उसके बाद अमेरिका किस प्रकार उससे प्रभावित होता है और वह रूप लेने लगता है जो वर्तमान में है। इसको हम संक्षिप्त में एक बार आगे बढ़ने से पहले कि अमेरिका और कनाडा का विस्तार कैसे होता है, इस पर हम आगे बढ़ने से पहले इसको हम एक संक्षिप्त रूप में थोड़ा देख लें। हमारे जो अध्ययन के जो प्रमुख बिंदु थे उसमें पहला तो हमने पृष्ठभूमि पे चर्चा की थी, उसके बाद आपको याद होगा साम्राज्यवाद की परिभाषा, साम्राज्यवाद बनाम उपनिवेशवाद पर चर्चा और फिर यूरोपीय साम्राज्यवाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर हमने चर्चा की। तीसरा बिंदु जो हमने लिया था वह था उत्तरी अमेरिका। आपको याद होगा उत्तरी अमेरिका का नक्शा बताते हुए मैंने आपको बताया था कि कैसे दाएं और बाएं ओर महासागर हैं, ऊपर वृत्त है, दक्षिण में मैक्सिको है और कर्क रेखा उसके लगभग विभाजित करती है। फिर मूल निवासियों की चर्चा करते हुए बेरिंग स्ट्रेट का जिक्र आया था और ये बताया गया था कि बेरिंग स्ट्रेट का जो सेतु है वह कितना महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा मैंने एक संभावना भी बताई थी जिसके तहत लंदन को कैसे न्यूयॉर्क से रोड, सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। पलायन या विस्थापन की चर्चा करते हुए अगला बिंदु था कि कैसे मूल निवासियों ने यूरोपियनों का मुकाबला करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरीके का मुकाबला था, क्योंकि ये दो अलग अलग विचारधाराएं थीं। एक ऐसी विचारधारा जो अपने को सभ्य मानती थी और एक ऐसी विचारधारा जिन्हें सभ्य असभ्य क्या होता है ये अंतर ही नहीं मालूम था। वो उनकी नैसर्गिक विचारधारा थी। उस नैसर्गिक विचारधारा के तहत हमने अगला बिंदु समझा था कि उनकी धारणाएं क्या क्या हैं,
क्या क्या सोच है, कैसी सोच है, और उस सोच के तहत हमने मूल निवासियों की विशेषताओं का जिक्र किया। उन विशेषताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वे भूमि के स्वामित्व से वाकिफ़ नहीं थे, किसी तरह के नफ़ा नुकसान से वाकिफ़ नहीं थे, आदि आदि। आपको ये बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मूल निवासियों की पारस्परिक धारणाएं क्या थीं। अगला बिंदु जो हमने अभी अध्ययन किया वो था कि किस प्रकार मूल निवासियों को अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा, और वो बेदखल किए जाने की प्रक्रिया में ईसाई धर्म, तत्कालीन ईसाई धर्म से जो लोग नाराज़ थे और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, उस विरोध से बचने के लिए वो लोग कैसे अमेरिका आते हैं, अमेरिका में उन्हें पर्याप्त भूमि मिलती है और वहाँ रहने लगते हैं, और जब वे और अंदरूनी इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं तब उनका थोड़ा विरोध होता है। लेकिन तत्कालीन सत्ता जिसके मुखिया थॉमस जेफरसन थे, उनका तो सतत प्रयास था कि यूरोपियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बसें, छोटे छोटे खेत बनाएं, वहाँ स्थायी निवास करें, व्यापार करें, लाभ कमाएं। और चूँकि वहाँ के मूल निवासी ऐसा नहीं कर पा रहे थे या ऐसी भावनाओं से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए थॉमस जेफरसन का उन्हें असभ्य कहा जाना भी हमने समझा। आगे जो हम बिंदु पढ़ेंगे वो कुछ 4 मुद्दों पर होंगे, जिसमें पहला होगा गोल्ड रश, उसके बाद मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, बदलाव की लहर, और अंत में आएगा ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय साम्राज्यवाद 17वीं सदी में इसका प्रारंभ होता है। स्पेन और पुर्तगाल के नेतृत्व में अमेरिकी महाद्वीप में पहली बार साम्राज्यवादी विचारधारा पहुंचती है, और उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि उस क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, और एशिया और अफ्रीका से भी लोगों का वहां जाना प्रारंभ होता है। साम्राज्यवाद की इस प्रक्रिया में मैंने ये भी बताया आपको कि कैसे उपनिवेश का प्रारंभ होता है, उपनिवेश की प्रवृत्ति क्या रहती है, और उसकी प्रवृत्ति का जिक्र करते करते मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद बनाम साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस प्रकार इन बिंदुओं को समझने के बाद, खासकर यूरोपियन साम्राज्यवाद, वो साम्राज्यवाद का प्रभाव भाषा पर कैसे दिखाई देता है, ये भी हमने जाना, जिसमें नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों ने कैसे कैसे नए नाम दिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि आदि, उसकी व्युत्पत्ति पर गए। और ये व्युत्पत्ति पर जाना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम समझ सकें कि कैसे साम्राज्यवाद का असर, कैसे विदेशी शक्ति का असर देशी लोगों पर दिखाई पड़ रहा है, जिसका भाषा के रूप में भी, यहाँ तक कि उनकी भाषा अब यहाँ प्रभावशील हो रही है। अगला बिंदु इसके बाद अब हम देखेंगे इस नई दुनिया के देशों को यूरोपियन वासियों के द्वारा समझने के बाद उत्तरी अमेरिका का परिचय, और इस उत्तरी अमेरिका के परिचय के तहत हमने देखा था कि अमेरिका कितना विशाल है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में कर्क रेखा तक, और दोनों तरफ महासागर हैं, उसका फैलाव, उसका विस्तार। इस फैलाव और विस्तार में मूल निवासियों का पलायन होता है। मूल निवासियों का उस क्षेत्र से, जिसे हम बेरिंग स्ट्रीट कहते हैं, वहाँ से मूवमेंट होता है 30,000 वर्ष पूर्व, और
जब अंतिम हिमयुग आता है तो वो दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और 5000 वर्ष पूर्व एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वे जलवायु की स्थिरता के कारण एक जगह निवास करने लगते हैं। हाँ, इसमें एक बात और है, वह है कि ये जो जानकारी मिलती है, इस जानकारी का एक साक्ष्य भी हमें उपलब्ध हुआ है, और वह है कि 11,000 वर्ष पूर्व की एक कृति हमें मिली है जिसे तीर की नोक कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर की नोक। वो तीर की नोक जो वहाँ मिली है, जो आकार मिला है, वो 11,000 वर्ष पूर्व का है, और ये माना जाता है कि वहाँ के मूल निवासियों की ये सबसे पुरानी कृति है। इस चर्चा के दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि 1950-60 के आसपास जो मानव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा अपने विचारों को, अपने लेखन को, अपने इतिहास को प्रचारित करने के लिए काफ़ी उन्हें प्रेरित किया, और इसी का परिणाम है कि अब वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा रचित बहुत सारी रचनाएं, जिसे हम ऑथेंटिक कह सकते हैं, वो मिल रही हैं। तो ये बात हुई 30,000 वर्ष पूर्व से लेकर 5,000 वर्ष पूर्व तक की, और जब जलवायु उनको अपने अनुसार मिलती है तो निश्चित रूप से बस जाते हैं, और बसने के बाद ये दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका से मेरा तात्पर्य है उत्तरी अमेरिका में दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, और फिर उसके बाद वहाँ जनसंख्या, आबादी बढ़ने लगती है। जब वो एक जगह स्थायी रूप से रहते हैं तो एक अपनी परंपराएं उनकी प्रारंभ हो जाती हैं, जिन परंपराओं का मैंने जिक्र किया है, और उसमें ज़मीन पर स्वामित्व न मानते हुए वे बल्कि एक तरीके से सामूहिक आधिपत्य मानते हैं, सभी का एक तरीके से उसमें अधिकार मानते हैं। विभिन्न तरह की बोलियां हैं, लेकिन लेखन प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, लेखनी से अनभिज्ञ हैं, कुशल कारीगर रहते हैं। जैसा हमने पहले जाना कि इन यूरोपियनों ने कैसे क्षेत्रीय लोगों के, उनकी भाषा के कुछ शब्द ले लिए और उन शब्दों को अपने सामानों का नाम दिया, ऐसे सामानों का जिससे कोई ताल्लुकात नहीं, जैसे डकोटा। उसी प्रकार अंग्रेजों ने कुछ ऐसे शब्द ईजाद किए जो नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है, और उन शब्दों में मैंने आपको जिक्र किया था एबॉरिजिनल, फर्स्ट नेटिव पीपल, रेड इंडियन, आदि आदि। आगे अगला बिंदु जो हमने देखा था वो था यूरोपियनों से मुकाबले के तहत कि किस प्रकार उनका आगमन होता है, यूरोपियन आते हैं, स्थानीय लोगों से उनका व्यवहार कैसे होता है, यूरोपियनों के साथ व्यवहार की अभिव्यक्ति कैसे होती है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, कंबल, लोहा, शराब, बंदूक, तंबाकू, अफीम, इस सब का जिक्र यूरोपियन और मूल निवासियों के संपर्क के दौरान होता है। अमेरिका और कनाडा का विस्थापन के प्रारंभिक दौर को, उसकी पृष्ठभूमि को और उसके साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दों को, जिसमें यूरोपियनों का वहाँ के मूल निवासियों से संबंध और संपर्क और दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव, ये हमने जाना। अब अगला जो पायदान है उसके तहत हम देखेंगे कि अमेरिका का विस्तार कैसे हुआ। यहाँ अमेरिका के विस्तार का तात्पर्य उसके भौगोलिक विस्तार का है। जैसा मैंने पहले बताया कि मूल रूप से
प्रारंभिक अमेरिका जो हमें मालूम था वो पूर्व की ओर था, पूर्व की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो पश्चिमी यूरोप से निकट था, जहाँ से ये व्यापारी लोग और यात्री लोगों का आना हुआ था। लेकिन एक बार जब वहाँ वे बसने लगे पूर्व की ओर, तो धीरे 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 अमेरिका और भौगोलिक क्षेत्रों को अपने में समाहित करने लगा। आज हम जिन देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा कहते हैं, सच्चाई तो ये है वो असली अस्तित्व में 18वीं सदी के अंत में आए। मैंने पहले भी आपको बताया कि 1783 में संधि हुई और उस संधि के तहत ब्रिटेन से कुछ हिस्सा लिया गया, ऐसे ही कुछ हिस्सा मैक्सिको से लिया गया, और ऐसा हिस्सा लेते हुए, खरीदते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान भौगोलिक ढांचा बना। 18वीं सदी के अंत में लगभग अमेरिका के इस संयुक्त राज्य अमेरिका बनने की प्रक्रिया पूरी हुई, और कनाडा का भी यही हाल रहा। पहले ये बहुत एक छोटे से क्षेत्रफल के हिस्से में था, बहुत छोटे से एरिया में सीमित था ये पूर्व की तरफ। अब इसे बड़ा करना था। बड़ा करना था का अर्थ ये है कि यूरोपियनों का आना लगातार जारी रहा, उसके साथ ही एशियाइयों का भी आना प्रारंभ हुआ, और अमेरिका की जो भूमि है, जब वहाँ की जलवायु स्थिर हो गई तो लोगों को बड़ी रास आई। बहुत उसकी जो अहमियत है उस ज़मीन की बहुत बढ़ गई। परिणाम क्या हुआ कि धीरे 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 अमेरिका ने अपना भौगोलिक विस्तार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना भौगोलिक विस्तार शुरू किया, और उसके तरीके क्या थे? युद्ध या खरीदना। उसने आसपास के क्षेत्रों में जो लोग अपनी सत्ता बना बैठे थे, सत्ता तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो लोग अपना एक सामूहिक स्वामित्व, कबायली तरीकों से सामूहिक स्वामित्व के तहत जिन्होंने एक क्षेत्र घेर रखा था, उस पर कब्जा किया युद्ध के माध्यम से, कई संधियां भी की और कई क्षेत्रों को खरीदने की भी कोशिश की। जमीन तो युद्ध में जीतकर हासिल करने का जो मुख्य जो तरीका अपनाया गया वो मैक्सिको के साथ, जो दक्षिण में है, मैक्सिको के साथ अमेरिका को युद्ध लड़ने पड़े, वास्तविक युद्ध, और वहाँ पराजित करने के बाद उनके उन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपना मानता था। अधिकांश भाग उसे ऐसे ही मिला। अब जहाँ तक जमीन खरीदने की बात थी, तो जमीन खरीदने के लिए वहाँ के मूल निवासियों की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मूल निवासियों को तो जमीन के स्वामित्व जैसी चीज़ उनके समझ से परे थी। पूर्व में दी गई जानकारी में आपको स्पष्ट किया गया था कि जो मूल निवासी थे वो इस बात के लिए अनभिज्ञ थे कि जमीन को खरीदा बेचा जा सकता है, उसका स्वामित्व भी होता है, उनको उससे कोई दरकार नहीं थी, और इसलिए जमीन का हस्तांतरण होना उस हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के लिए सरल हो गया। इसी वजह से क्या हुआ? इस वजह से जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरहद है, जो सीमाएं हैं, वे बढ़ती रहीं, लगातार घटती बढ़ती रहीं, खिसकती रही, और जैसे जैसे वो सीमाएं खिसकती गईं, यानी जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा होता गया, वैसे वैसे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी पीछे की ओर धकेल दिए जाते रहे, उनका धकेलना जारी रहा। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता है, और विस्तार की प्रक्रिया में जो मूल निवासी हैं वो पीछे धकेल दिए जाते हैं। 19वीं सदी आई। अब 19वीं सदी में यूरोपीय लोगों ने
वास्तव में अमेरिका का जो भूदृश्य है उसको बदल दिया। इंग्लैंड और फ्रांस से आए लोगों में कुछ ऐसा नियम था कि छोटे पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में पिता की भूमि नहीं मिलती थी। मैं पुनः दोहरा दूं, परिवार के छोटे पुत्र को पिता से उत्तराधिकार के रूप में भूमि नहीं मिलती थी। परिणाम क्या हुआ? ये लोग जमीन की खोज में, बल्कि जमीन पाने के लिए ये लोग अमेरिका आने लगे। तो आप देखेंगे कि अधिकतर उसमें छोटे पुत्र थे परिवारों के, जो अपने मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की ओर आए थे भूमि का स्वामित्व हासिल करने के लिए। और ऐसा करते हुए ये अमेरिका में भूमि खरीद लिए और खुद स्वामी बन गए। इसी तारतम्य में अमेरिका में इटली, स्वीडन और जर्मनी से भी लोग आए। अब देखिए, ये पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, लगभग सभी देशों के लोग अब अमेरिका की ओर मुखातिर होने लगे, अमेरिका की ओर जाने लगे। नई दुनिया सबको आकर्षित करने लगी, चाहे व्यापार के लिए, चाहे भू स्वामित्व के लिए, चाहे एडवेंचर के लिए। बहुत से कारण थे। जिनकी ज़मीन पर जब ये इटली, स्वीडन, जर्मनी के लोग आए, स्पेन, पुर्तगाल के लोग तो थे ही, तो ये लोग आते ही ज़मीन पर एक तरीके से कब्जा करते थे और कृषक बन जाते थे। ऐसे यूरोपी भी अमेरिका में भूमि के मालिक बनना चाहते थे। अमेरिका में पोलैंड के लोग भी आए, यानी पश्चिमी यूरोप के पूर्व देश, पूर्व की तरफ जो देश हैं जिनमें पोलैंड है, वहाँ के लोग भी आए। और वहाँ के लोगों का आने का कारण क्या था? चरागाह का लोभ, एक तरीके से हम कहेंगे, क्योंकि अमेरिका में पोलैंड के लोग चरागाहों में काम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये प्रेरी चरागाह उनके अपने देश के स्टेपीज घास के मैदान से मिलता था। ये घास के मैदानों के नाम हैं। तो प्रेरीज, ग्रासलैंड अमेरिका का कहलाता है। और ये ग्रासलैंड जिसका नाम प्रेरीज था, ये ग्रासलैंड पोलैंड के लोगों को उनके अपने क्षेत्र में स्टेपीज ग्रासलैंड या चरागाह की याद दिलाता था। तो उनको एक लगता था कि ये माहौल वैसा ही है जैसा हमारे देश में है, और इसलिए वो लोग भी यहाँ आने लगे। अमेरिकी ज़मीन की कीमत भी बहुत कम थी। कम होने का कारण ही यही था क्योंकि ज़मीन बहुत थी, मांग कम थी। डिमांड कम, सप्लाई बहुत, तो क्या होता है? कीमत कम रहती है। और डिमांड तो इतनी कम थी कि जो यूरोपियन आते थे बस उन्हीं को ज़मीन चाहिए होती थी, क्योंकि मूल निवासियों को उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार ज़मीन की कम कीमत भी लोगों को आकर्षित कर रही थी। चरागाह पोलैंड के लोगों को आकर्षित कर रहे थे। मांस, मछली आदि अन्य यूरोपियनों को आकर्षित कर रहे थे। कृषि उद्योग के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के लोग आकर्षित हो रहे थे, आदि आदि। तो निष्कर्ष ये कि विभिन्न कारणों से यूरोप के विभिन्न देशों के लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे भूस्वामित्व, बढ़ते भूस्वामित्व के परिणाम स्वरूप जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी अपनी सीमाएं भी बढ़ने लगी। और इस प्रकार अमेरिका धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा था, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, दायरा, वो बढ़ रहा था। अब ये जो यूरोप से जो लोग आते थे और यहाँ स्वामित्व लेते थे, इनकी एक खासियत थी। खासियत ये कि ये बड़ी बड़ी भूमि लेते थे। छोटे छोटे खेतों के बदले बड़ी बड़ी भूमि खरीदना चाहते थे क्योंकि रेट बहुत कम था। और जैसा मैं आपको मालूम है कि वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी यूरोपियनों को अमेरिका में भूमि खरीदने के लिए प्रेरित किया था। यद्यपि उनका इरादा था कि छोटी छोटी भूमि खरीदें, लेकिन
यूरोप से आने वाले लोग बड़ी बड़ी भूमि के मालिक बनना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। जहाँ तक यूरोप की बात है, ये यूरोपियन यूरोप में बड़े बड़े खेतों में काम करते थे और इसीलिए वही आदत उनकी यहाँ भी थी। उसके साथ ही वे शेर और भेड़िए आदि से बचाने के लिए शिकार करते थे अपने, जिससे खेत ही नष्ट हो गए। इन शिकारों का परिणाम ये हुआ कि वहाँ के काफ़ी खेत भी नष्ट हो गया और इस कारण भी इन लोगों का अमेरिका की ओर आना हुआ। एक समय ऐसा आया कि जब कांटों के तारों की खोज हुई, कांटों के तार बनाए जाने की प्रक्रिया, लोहे के तार कांटेदार बने तो खेत के चारों ओर से लगाया जाने लगा और इस प्रकार जानवरों से खेतों की रक्षा भी होने लगी। कुल मिलाकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका का विस्तार होने के क्या कारण थे। यूरोपियनों का अमेरिका आने का ऐसा क्या कारण था कि जो इतनी दूर की समुद्री यात्रा करके, इतनी तकलीफ देह समुद्री यात्रा करके वे लोग सतत रूप से अमेरिका चले आ रहे थे। 1873 में ये कटीले तारों की खोज हुई थी, कटीले तारों का उपयोग प्रारंभ हुआ और इससे जो खेती की सुरक्षा होने लगी वहाँ के जंगली जानवरों से, इसने वहाँ के कृषि विकास में बहुत अहम योगदान दिया। इन बातों के अलावा यूरोपियनों को एक बहुत बड़ा फायदा भी था, एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था। वो एडवांटेज ये था कि यूरोपीय लोगों को दक्षिणी जलवायु वहाँ की गर्म लगती थी और इसलिए वो खेतों में नहीं जाते थे, तो उनके पास दास थे, दास को काम पर लगाते थे। और ये दास होते कौन थे? वहीं के मूल निवासी, अमेरिका के ही मूल निवासियों को दास के रूप में लगा लेते थे और उनसे काम करवाते थे। उसका कारण ये था क्योंकि उनको जलवायु यूरोप की तुलना में यहाँ की थोड़ी गर्म लगती थी और इसलिए स्वयं अपने को खेती में, कृषक के कार्य में झोंक नहीं पाते थे और उसके बदले उनके पास बड़ी सरलता से दास लोग उपलब्ध थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिका के विस्तार का। दक्षिणी उपनिवेश में ये दास लोग काम पे लगाए जाते थे, लेकिन इनका बड़ा शोषण भी होता था। शोषण इस रूप में कि इनके जीविकोपार्जन के लिए इन्हें बहुत कम दिया जाता था। आधारभूत भोजन से ही इन्हें संतुष्ट होना पड़ता था। इस शोषण का परिणाम यह हुआ कि इस मूल निवासियों में एक अच्छी खासी संख्या कुपोषण का शिकार हुई, बीमारियों का शिकार हुई और मौत का शिकार हुई। कईयों की मृत्यु हो गई और इस प्रकार मूल निवासियों की संख्या में अच्छा खासा ह्रास भी आया, अच्छी खासी कमी भी आई और इसने भी यूरोपियनों को वहाँ बसने में, बसाहट में मदद की। दूसरी ओर यूरोप के लोग अब अफ्रीका से दास ले जाने लगे। अफ्रीका से लोगों को खरीदते थे, अफ्रीकी निवासियों को, और अमेरिका ले जाने लगे ताकि वहाँ पर उनको ऐसे शारीरिक कार्यों में लगाया जाए जिसमें मेहनत लगती हो। इस प्रकार दास प्रथा का विस्तार होता है। इस प्रकार अफ्रीका के लोगों का अमेरिका पलायन या अमेरिका विस्थापन होता है और यही विस्थापन स्थायी हो जाने पर वहाँ के लोग निवासी बन जाते हैं। वहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बागान थे, खासकर दक्षिण क्षेत्र में, मैक्सिको के ऊपर, ये बागान अर्थव्यवस्था की नींव थे, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में दास प्रथा से मुक्त थे। दूसरे शब्दों में बागान ही
अर्थतंत्र की नींव, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में दास प्रथा से ये मुक्त थे। ये प्रथा शोषण पर आधारित एक बड़ी अमानवीय परंपरा थी, अमानुषिक परंपरा थी, और दास प्रथा का इतना दुरुपयोग हुआ, इन दासों की हालत इतनी पतली कर दी गई कि एक समय ऐसा आया जब वहाँ के दासों के द्वारा समय समय पर विरोध और विद्रोह शुरू हुआ, और कालांतर में ये विरोध विद्रोह बढ़ता ही चला गया। 1861 से 1865 के बीच में के ये 4 वर्ष दास प्रथा के प्रबल विरोध का काल है। कौन सा? 1861 से 1865। देखिए, 1800 के प्रारंभ होते होते ये सब शुरू होता है, दासों को आना, उनको काम पे लगाना, उनका शोषण, उनका दुरुपयोग, उनके साथ गलत व्यवहार आदि आदि। और 50, 60, 70 साल में ये शोषण इतना बढ़ जाता है कि दासों के द्वारा विरोध विद्रोह शुरू हो जाता है, और इतना ज़्यादा हुआ कि 1861-65 के काल के विद्रोह ने ये सुनिश्चित कर दिया कि अब इनकी आवाज़ को सरकार को सुनना पड़ेगा, और परिणाम स्वरूप 1865 में दास प्रथा पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने एक कानूनी रोक लगा दी। कब? 1865 में दास प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कोई दास नहीं रहेगा, सब स्वतंत्र हैं। जहां तक कनाडा की सरकार की बात है, कनाडा की स्थिति की बात है, वहां एक दूसरी गंभीर समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि इंग्लैंड और फ्रांस, आप देखेंगे नक्शे में, पड़ोसी देश हैं, बीच में एक समुद्र से अलग अलग हैं, लेकिन कहने को पड़ोसी हैं। इनके बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस का ये 7 वर्षीय युद्ध बड़ा भारी पड़ा, और इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड फ्रांस को पराजित कर कनाडा में कब्जा करने में सफल हो गया। कनाडा भी अब इंग्लैंड के हाथ में आ गया, कनाडा पे उसका अधिकार हो गया, और कनाडा पे जो फ्रांसीसी लोग रह रहे थे उनके साथ उसने एक तरीके से सौतेला व्यवहार करना शुरू किया। स्वाभाविक है, कनाडा में फ्रांसीसियों की संख्या काफ़ी थी। अब चूंकि वे पराजित हो चुके थे, चूंकि अंग्रेज़ों की सत्ता वहाँ आ गई थी, और चूंकि अंग्रेज फ्रांस के दुश्मन थे, अंग्रेज़ों ने एक तरीके से फ्रांसीसियों के साथ एक सौतेला व्यवहार शुरू किया, लेकिन इसका भी बहुत तगड़ा विरोध हुआ, और उन्होंने, यानी फ्रेंच लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों ने राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की, और 1867 में इस मांगों के दबाव में आकर, फ्रेंच लोगों के दबाव में आकर अंततः कनाडा को स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ मान लिया गया। स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ। ये घटना है 1867 की। 1865 में दास प्रथा की समाप्ति, और 1867 में स्वायत्त संघ बनता है, और ये कनाडा एक थोड़ा सा आधुनिक रूप लेता है।